जो कदम उठाने जा रही थी अगर किसी को पता चल जाता तो न सिर्फ मेरी इज्जत खराब होती बल्कि मैं लोगों की नजरों में गिर जाती। मगर मैं मजबूर थी और इंतहाई मजबूरी की हालत में ही मुझे यह करना पड़ रहा था। कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है और मजबूरी में तो मुर्दा भी हलाल हो जाता है। तो मैं भी इस तक पहुंच गई थी कि अब मेरे बस की बात नहीं रही थी। मैं जो कुछ करने जा रही थी वो गलत ही था, मगर इस गलत को करके ही मेरी जिंदगी में सब ठीक हो सकता था। मैंने फोन मिलाकर उन खास आदमियों को कॉल की और पूछा कि क्या तुम लोग तैयार हो। तो वो मेरे ही हुक्म के इंतजार में थे। जैसे ही मैं उन्हें इशारा करती वो मेरे घर में आ जाते। मेरे पति को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए थे, इसलिए मैंने दूध में नींद की दवा मिला दी और अपने पति को दे आई। कुछ देर के बाद जब गहरी नींद सो गए तो मैंने अपने प्लान पर अमल करने का सोचा। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। हर तरफ सन्नाटा था। दूर दूर तक गली में कोई भी नजर नहीं आ रहा था और यही सही वक्त था कि जो मैं सोच रही थी उस पर अमल कर लिया जाए। मैंने दूध में बेहोशी की दवा मिलाई और अपनी नन्नत के कमरे में आ गई। वो अभी सो रही थी लेकिन मैंने उसे जगा दिया और कहा कि आज तुम दूध पिए बगैर ही सो गई। तो वो कहने लगी, भाभी जब मैं सो ही गई थी तो मुझे उठाने की क्या जरूरत थी और अब मुझे नहीं दूध पीना, आप ले जाएं। मगर मैं दूध ले जाती तो फिर मेरे प्लान का क्या होता। इसलिए मैंने बहाना बनाया और कहा कि तुम्हें तो मालूम है कि जब तक दूध पीकर नहीं सोती तुम्हारे भाई मुझसे खफा रहते हैं। अभी भी उन्होंने ही मुझे भेजा है, तो मेरे लिए नहीं अपने भाई के लिए ही अब यह पीकर सो जाओ। और वही हुआ जो मैंने सोचा था। भाई के नाम पर नरम पड़ गई और मेरे हाथ से दूध का गिलास लेकर गटागट पी गई। मैं इत्मीनान होती हुई बाहर आ गई। अब बस सिर्फ कुछ ही मिनटों का खेल था। और जब 10 मिनट के बाद दोबारा कमरे में गई तो वो बेहोश हो चुकी थी। मैंने उन आदमियों को फोन करके घर के अंदर बुलाया और उनकी मदद से अपनी बेहोश ननद को उठाकर गाड़ी में डाल दिया। ये टोटल 3 आदमी थे, जिनमें से एक गाड़ी ड्राइव कर रहा था और 2 मेरे साथ उस वैन में बैठे थे। रात के इस पहर यह कार्रवाई करते हुए मैं अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह डर भी रही थी कि कहीं मैं खुद ही मुसीबत में न आ जाऊं। अगर मेरे साथ कुछ गलत हो जाता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। पता नहीं ये तीनों इस बार के काबिल थे या नहीं। मुझे तो इन लोगों से भी डर ही लग रहा था। इनके बारे में मुझे एक मेरी दोस्त ने बताया था कि ये हर किस्म का गलत काम करने में माहिर है, तो मैंने उसी से उसका नंबर लिया था। लेकिन जाहिर है मैं इनको अच्छी तरह तो नहीं जानती थी और यह थे तो मर्द ही। रात की एक अकेली औरत के साथ कुछ भी हो सकता था। मैं दिल ही दिल में डरती रही और जल्दी हम हमारी मंजिल पर पहुंच गए। मैं अपनी बेहोश ननद को उन लोगों की मदद से कोठे के अंदर ले आई। इन लोगों से भी मैं पहले ही बात कर चुकी थी कि मैं अपने ननद को उनके पास छोड़ना चाह रही हूँ। और उन लोगों को क्या चाहिए था, इनके लिए तो यह लॉटरी का टिकट थी। उन्होंने फौरन हामी भर ली। मैंने अपने ननद को कोठे वालों के हवाले किया, खुद वापसी की राह पकड़ी। वापसी के रास्ते में भी मैं डर का शिकार होती रही, पर उन लोगों ने मुझे हिफाजत से मेरे घर के आगे पहुंचा दिया। मैंने उन्हें पूरे पैसों की चुकता कर दी तो वो वहां से चले गए और मैं घर में आई तो अभी तक कोई भी नहीं जगा था। मैं जाकर अपने पति के पहलू में लेट गई और सोने की नाकाम कोशिश करने लगी थी। नींद है कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी दौरान मुझे कुछ खटके की आवाज आई तो मैं चौंक गई। ये आवाज तो मेरी बेटी के कमरे की तरफ से आई थी। मैं फौरन से उठ गई। करीब रात के इस पहर इसके कमरे में कौन आ गया जो वो यूं चीखते हुए उठी है। मैंने जल्दी से अपने पति को उठाने की कोशिश की। देखिए हमारी बेटी के कमरे में कोई आया है, मगर वो नहीं उठे। फिर मुझे याद आया कि उन्हें तो मैंने ही नींद की गोलियां देकर सुलाया है। मैं फौरन भागती हुई अपनी बेटी के कमरे में गई तो सामने का मंजर देखकर तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे मैं छुटकारा पाने के लिए उसे कोठे पर छोड़कर आऊंगी, वो ही इस वक्त मेरे सामने मेरी बेटी के कमरे में बैठी होगी। मगर मेरी बेटी वहां नहीं थी। मैं घबरा गई, उसे आवाजें देने लगी, अनुष्का तुम कहाँ हो। मैं पागलों की तरह पूरे घर में अपनी बेटी को आवाज देकर ढूंढने लगी। मेरी ननद आराम से मेरी बेटी के कमरे में उसकी चारपाई पर बैठी टांगे झुला रही थी और मुझे देख रही थी। मैं समझ गई कि यह सब यकीनन इसी का किया हुआ है। मेरी बेटी के गायब होने के पीछे इसी का हाथ था, जो इतने मजे से और मुस्कुराकर मुझे देख रही है। वो मुझे देखकर कहने लगी, भाभी अपना वक्त और एनर्जी बर्बाद मत करें, आपकी बेटी यहाँ पर नहीं है। मैं तो जैसे पागल ही हो गई। उसके बाजू से पकड़कर खड़ा करते हुए पूछने लगी कि कहाँ है मेरी बेटी, क्या किया है तुमने उसके साथ।
तो वो कहने लगी, ज्यादा कुछ नहीं, बस वही जो आपने मेरे साथ किया है। हाँ, लेकिन मैंने जगह बदल दी है, अब उसे वहां पर नहीं भेज सकती थी ना जहाँ पर आपने मुझे भेजा। यह सुनते ही मेरे कदमों तले जमीन निकल गई कि उसने मुझसे बदला ले लिया है। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रही थी कि वह यहाँ तक पहुंची कैसे। वह बेहोश हो चुकी थी और जब मैं उसे वहां पर लेकर गई तो सारे रास्ते बिल्कुल बेसुध रही थी और लगता ही नहीं था कि वह जाग रही है। मेरे आने के 5-10 मिनट बाद ही वो यहाँ पर आखिर कैसे पहुंच चुकी और कोठी वालों ने उसे आने कैसे दिया। यह बहुत सारे सवालात थे जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, मगर इन सवालों के जवाब जानने का वक्त नहीं था, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की परवाह थी और मुझे किसी भी सूरत मेरी बेटी का पता बताने को तैयार ही नहीं थी। मुझे कहने लगी कि अब तो सुबह आप भाई को ही बताइएगा कि आपकी बेटी कहाँ गायब हो गई है। अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं तो कह दूंगी आपकी बेटी भाग गई है। वह तो हंसती हुई अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। मगर मैं वहीं खड़ी रह गई, यकीनन मुझसे बदला ले रही थी। मगर उसे इस सब के बारे में कैसे पता चला कि मैं भी उसके साथ यही करने वाली थी और उसके बारे में यही कहने वाली थी। अब मैं पछता रही थी कि मैंने क्यों इस औरत के साथ पंगा लिया। मुझे इसके साथ दुश्मनी करनी ही नहीं चाहिए थे। इसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, उल्टा मैंने अपनी बेटी को खो दिया। अगर सुबह मेरे पति को पता चलता तो घर में तो तूफान आ जाता और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं बाहर निकलकर पागलों की तरह इधर से उधर अपनी बेटी को तलाश करने लगी, मगर वो कहीं होती तो मुझे नजर भी आती। वो तो कहीं पर भी नहीं थी। मैं रोती हुई अपने घर वापस आ गई। मेरा हौसला नहीं हो रहा था कि अपने पति को उठाकर उनसे बात करूं। वैसे भी मैं जितना मर्जी उठा लेती, नींद की गोलियों की असर खत्म होने पर ही उन्हें जागना था। अब मुझे इंतजार था कि सुबह क्या तमाशा होगा। ये सब मेरी गलती थी। मुझे अपनी ननद के साथ इतना बुरा नहीं करना चाहिए था। अगर मैं उसके साथ यह सब ना करती तो वो मेरी बेटी के साथ भी ना करती। मेरा नाम तमन्ना है और मैं 3 बहनों के बाद चौथे नंबर पर थी। मेरा ताल्लुक अच्छे घर से है। हमारे घर वाले बहुत पढ़े लिखे शरीफ खानदान से ताल्लुक रखते थे। मेरे पापा ने मेरी बड़ी बहन की शादी भी अपने ही जैसे लोगों में की थी, मगर मेरा ख्वाब शुरू से ही बहुत ऊंचे थे। मैं चाहती थी कि किसी अमीर घराने की बहू बनूं, जहां मुझे जरूरियात जिंदगी के लिए घुट घुट जिंदगी गुजारनी न पड़े और न ही हर चीज के लिए तरसना पड़े। यहाँ तो मेरे पापा हमें सब्र और शुक्र पर लंबे लंबे लेक्चर देकर चुप करवा दिया करते थे। मगर मैं नहीं चाहती थी कि मैं शादी करके भी किसी ऐसे ही घर में जाऊं जहां पर यही सब होता हो। मेरे लिए कई रिश्ते आए, मगर मैं सबको इनकार करती रही, क्योंकि मुझे अपनी शादी के लिए जैसे लोग चाहिए थे वो मुझे मिल ही नहीं रहे थे। फिर एक दिन मैं अपनी एक दोस्त के यहाँ उसकी शादी पर गई तो वहाँ का माहौल देखकर बहुत उदास हुई। मेरी वो दोस्त खाते पीते घराने से ताल्लुक रखती थी और उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर फंक्शन का इंतजाम किया था। मेरी दोस्त क्योंकि मेरी आदत से वाकिफ थी और मेरी ख्वाहिश से भी, तो मुझे कहने लगी कि मेरी शादी में सभी अमीर घराने से लोग आए हैं। अगर तुम किसी को यहाँ तुम अपनी तरफ कर सकती हो तो कर लो। किस्मत आजमाने में कोई हर्ज तो नहीं। कह तो वो बिल्कुल ठीक ही रही थी। आजकल का जमाना नहीं था कि घर में बैठकर अच्छे रिश्तों का इंतजार किया जाए, बल्कि खुद अच्छे रिश्तों को अपनी पहुंच में करना चाहिए। और मैंने वही किया। मुझे एक ऐसी फैमिली बहुत अच्छी लगी जिसमें ज्यादा लोग नहीं थे। वो 2 बहन भाई ही थे। उनके सर पर माँ बाप का साया नहीं था और वो दोनों ही एक अमीर फैमिली से ताल्लुक रखते थे। मैंने सोच लिया कि शादी करूंगी तो इसी लड़के से जिसका नाम अमन था। अमन देखने में खूबसूरत और हैंडसम था और उसकी बहन भी किसी से कम नहीं थी। मुझे अमन की निस्बत उसकी बहन थोड़ी चालाक लगी, मगर मुझे इसे अपने बस में तो करना ही था। उसने अपने हाथों पर डालना था ताकि वो हम दोनों की शादी के बारे में सोच सके। यह प्लानिंग बहुत लंबी थी और उस पर बहुत आराम और सुकून से काम होना था। इसलिए मैं अपने हिस्से के काम करके उनकी तरफ से इंतजार करने लगी कब वो लोग मुझे बहू के हक में कबूल करेंगे। मुझे मेरी दोस्त मशवरा दिया कि अगर इस लड़के को काबू करना है तो पहले इसकी बहन को करना होगा, क्योंकि इन बहन भाई की आपस में बहुत मोहब्बत है और वो अपनी बहन की पसंद से ही शादी करेगा। तो मैंने उसकी बहन मंजरी को अपना दोस्त बना लिया। शादी के इन 3-4 दिनों की दोस्ती बहुत गहरी हो गई। अब मेरा उसका फोन पर भी बातचीत होता था और वो सीधी सादी सी बेवकूफ सी लड़की थी जो जल्द ही मुझे भाभी बनाने के दावे करने लगी और मैं उसकी बातों पर सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती। मेरा प्लान कामयाब हो रहा था और एक दिन वो भी आया जब अपने भाई के साथ मेरा रिश्ता लेकर वो इस घर में आ गई। मेरी यह सबसे बड़ी जीत थी कि मैंने अपना नसीब खुद लिखा था। मम्मी पापा इतने अमीर घर में मेरा रिश्ता करना तो नहीं चाह रहे थे,
मगर मेरे कहने पर उन्होंने हामी भरनी पड़ी और यूं मंजरी की भाभी बनकर उस घर में चली गई। शादी के बाद ही मुझे अपनी ननद खटकने लगी थी। वो मेरी दोस्त नहीं थी, मैंने सिर्फ अपने मतलब के लिए उसे अपना दोस्त बनाया था। और अब जब मेरा मतलब पूरा हो गया था तो मुझे वो कांटा लगने लगी थी, क्योंकि मेरा पति उसकी किसी बच्चे की तरह परवाह करता, उसे अपनी बेटी कहता और तब तक वो खाना न खाता जब तक वो आकर न खा लेती। हम जहाँ कहीं भी जाते वो हमारे साथ ही होती और हमारी जिंदगी के हर मामले में उसकी सलाह तो बहुत ही जरूरी था। इसलिए मैं उससे जान छुड़ाने की तरकीबें सोचने लगी और बेहतर तो यही था कि उसकी शादी हो जाए ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए घर से चली जाए। मैं उसके लिए रिश्ता तलाश करना चाह रही थी कि अचानक ही उसने हमें खुद ही हैरान कर दिया और अपने भाई को कहने लगी कि मैंने एक लड़के को पसंद किया है, मगर वो हमारी तरह अमीर नहीं बल्कि मिडिल क्लास है, मगर मैं उससे शादी करूंगी। मुझे उम्मीद थी कि मेरा पति तो हरगिज नहीं मानेगा, मगर यह क्या, उसने अपनी बहन को गरीबों में ब्याह दिया। मैं भी खुश थी कि चलो अब मेरी जान छूटेगी, क्योंकि वह दूसरे शहर में थी और वहां से इतनी जल्दी उसका यहाँ पर चक्कर भी नहीं लगना था। शादी के इन सालों के दौरान मेरी दो बेटियां और एक बेटा पैदा हो चुका था। वो कभी कभार ही आती थी और ज्यादातर फोन पर ही बात कर लेती थी। जिंदगी बहुत आराम से गुजर रही थी। मेरी इस सुकून सी जिंदगी में हलचल तब मची जब हम पर यह खबर कियामत बनकर टूटी कि मेरी ननद मंजरी के पति का देहांत हो गया है। मेरा पति तो यह सुनते ही तड़प गया और उसी वक्त हम उसके ससुराल गए। जब वापस आए तो वो भी हमारे साथ थी। मुझे अपनी ननद का अपने घर पर दोबारा वापस आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो अभी जवान थी और शादी के सिर्फ 5 साल बाद ही विधवा होकर घर वापस आ गई थी। जो भी यह सुनता तो बहुत अफसोस करता। अफसोस तो मुझे भी था, लेकिन मैं उसे उम्र भर के लिए अपने सर पर नहीं बिठा सकती थी। जब उसके पति के गुजरे कुछ दिन हो गए तो मैंने अपने पति पर जोर दिया कि अपनी बहन की दोबारा शादी के बारे में सोचे, मगर मेरी ननद ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि मैं अब कभी भी दोबारा शादी नहीं करूंगी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो मेरे पति ने मुझे ही डांट दिया और कहने लगा कि जो मेरी बहन की मर्जी होगी वही होगा। पहले मेरे पति का वक्त, उसकी मोहब्बत और उसकी सब चीजों पर मेरा हक था और अब वो भी हिस्सेदार बनकर आ गई थी। मेरा पति जो कुछ भी मेरे लिए लेकर आता वैसे ही वही चीज मेरी ननद के लिए भी लेकर आता और यह मुझे गंवारा नहीं था। और वो भी ऐसी थी कि अपने भाई का पीछा नहीं छोड़ती थी। जितने बड़े हादसे से गुजरी थी उसे तो अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकलना चाहिए था, मगर वो तो जैसे अब जाकर आजाद हुई थी। घर के कामों में भी उसकी दखल अंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और मैंने धीरे धीरे उसे टोकना शुरू कर दिया और उसे उसकी हैसियत याद दिलानी शुरू कर दी कि वह हम लोगों पर सिर्फ एक बोझ है। और वो भी मेरे रवैये को समझ रही थी और मैं भी यही चाहती थी कि वो अच्छे से समझ ले कि उसका यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है। एक दिन तो इंतहा ही हो गई। हमारी शादी की सालगिरह थी और मैं यह दिन सिर्फ अपने पति के साथ ही मनाना चाहती थी। इसलिए मैंने पहले से ही होटल में बुकिंग करवा ली ताकि हम दोनों इकट्ठे डिनर कर सकें। ऑफिस से वापस आए तो मैंने उन्हें सरप्राइज देने की खातिर डिनर का जिक्र किया। तो उनका सबसे पहला सवाल यह था कि तुमने मंजरी से पूछा क्या वो हमारे साथ जा रही है? नहीं, इससे पहले कि मैं कोई जवाब देती वह उससे पूछने लगेगी क्या तुम हमारे साथ डिनर पर जाओगी? और वह भी ऐसे घूमने फिरने की शौकीन थी कि फौरन ही तैयार हो गई। जबकि आज के इस अहम दिन के मौके पर तो मैंने अपने बच्चों को भी नहीं पूछा था कि वो हमारे साथ चलेंगे या नहीं, तो मैं उसको कैसे पूछ लेती। मगर मेरी पति की समझ में यही बात तो नहीं आ रही थी कि हमारी अपनी भी कोई पर्सनल जिंदगी है। वो तो जैसे सिर्फ अपनी बहन के ही होकर रह गए थे और ये हरगिज भी मुझे कबूल नहीं था। मैं किसी भी तरह उसे दोबारा से कहीं भेज देना चाहती थी ताकि वो मेरी जिंदगी से निकल जाए और पहले की तरह मैं राज करने लगूं, क्योंकि उसकी मौजूदगी में तो ऐसा मुमकिन नहीं था। एक एक काम अब मेरे पति उसकी पसंद और रजामंदी से करने लगे। मैं कुछ कहती तो उल्टा मुझे ही समझाते कि वो विधवा होकर इस घर में आई है, अगर मैं इसका ख्याल नहीं करूंगा तो कौन करेगा। और मैं चुप हो जाती। मैं उसके खिलाफ बोलकर अपने पति को अपने खिलाफ नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी एक दोस्त से मशवरा किया तो वो मुझे कहने लगी कि जितनी जल्दी हो सके अपनी ननद से छुटकारा हासिल कर लो, क्योंकि अब वो विधवा होकर आई है तो बहुत इनसिक्योर होगी और यही चाहेगी कि अपने भाई की तमाम जायदाद अपने नाम कर लें।
ताकि इस घर में अपनी पोजीशन मजबूत कर सके। यह सुनकर मैं वाकई बहुत ही टेंशन में हो गई कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने बच्चों के साथ कहाँ जाऊंगी। मगर मुझे यही लगता था कि मंजरी ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करेगी, मगर जिस तरह का जमाना चल रहा था किसी से कुछ भी नहीं समझा जा सकता था कि वह कब क्या कर गुजरे। मैंने आखिर सोचा कि मैं उसे किसी ऐसी जगह भेज दूंगी जहां से वह कभी वापस न आ सके, ताकि मेरी बाकी की जिंदगी सुकून से गुजरे। आखिर मैं उसे कहाँ पर भेज सकती थी? मेरे अचानक दिमाग में यह ख्याल आया कि अगर उसे किसी कोठे पर भेज दिया जाए तो वो लोग हमेशा इसे अपने कैदी बनाकर रखेंगे और कभी भी वापस नहीं आने देंगे। इस सूरत में मैं हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा लूंगी। मैंने पूरा प्लान बना लिया था कि मैं अपनी ननद को बेहोशी की दवा दूंगी और उसे कोठे पर ले जाकर बेच दूंगी और शोर कर दूंगी, मेरी तो ननद भाग गई है। मेरा पति भी जब किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहता तो वो चुप करके बैठ जाता, फिर चाहे जितने भी मर्जी कोशिश कर लेता वो अपनी बहन को तलाश करने की, मगर उसे कभी न मिलती। और मैंने यही किया था, लेकिन जाने मेरे प्लान में कौन सी गलती हो गई कि ये उल्टा मुझ पर ही भारी पड़ गया। मेरी ननद को तो उस वक्त वहां मौजूद होना चाहिए था, मगर वो मेरी बेटी के कमरे में सही सलामत मौजूद थी और अब मेरी बेटी उसके कब्जे में थी। जाने उसने उसे कहाँ पहुंचा दिया होगा। ये सब मेरी गलती थी, काश मैं ऐसा न करती। मेरी बेटी अभी सिर्फ 8 साल की थी, वह बहुत मासूम थी। मुझसे सब्र नहीं हुआ तो मैं उसी वक्त उठकर अपनी ननद के पास गई और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए माफी मांगने लगी। मैंने कहा कि मेरी बेटी बहुत छोटी है, इसे माफ कर दो और मेरे गुनाहों की सजा इसे मत दो, उसे वापस ला दो। वो हंसने लगी और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। जाहिर है अब वो क्यों मेरा लिहाज करती, जब मैंने ही सारी हदों को पार कर दिया था तो उसे कौन रोक सकता था। सुबह हुई तो कुछ देर के बाद मेरे पति की भी आंख खुल गई। सुबह उठते ही सबसे पहले वह अपनी बेटी और अपनी बहन का पूछते थे। मंजरी तो 10 मिनट के बाद ही अपने भाई से मिलने आ गई, मगर जब बेटी नहीं आई तो वह बेचैन हो गए और बार बार उसके बारे में पूछने लगे। अब मैं उन्हें क्या बताती कि उनकी बेटी रात को अगवा हो चुकी है और वो भी एक ऐसी गलती के हाथों जिसमें उसका बिल्कुल भी कसूर नहीं था। मैं रोने लगी, मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने पति को इस बारे में सब सच बता सकूं। कुछ देर के बाद वो खुद ही अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके कमरे में चले गए और वही हुआ जिसका मुझे डर था। थोड़ी देर के बाद ही वो घबराते हुए कमरे में आ गए और कहने लगे कि वो तो कमरे में नहीं है, कहाँ है। मैंने भी उनके साथ अपनी बेटी को ढूंढने का नाटक किया और यह देखकर हम दोनों ही हैरान रह गए कि अब तो मेरी ननद भी अपने कमरे में नहीं थी, न जाने कहाँ चली गई थी। मेरे पति ने पुलिस को बुलवा लिया कि उनकी बेटी और बहन दोनों गायब हैं, वो कहाँ जा सकती हैं। मेरे पति ने एफआईआर दर्ज करवा दी तो मैं खौफ में हो गई कि कहीं मैं ही न पकड़ी जाऊं। अगर मैंने तो अपनी ननद के लिए प्लान करने की कोशिश की थी, मगर मैं इसमें कामयाब नहीं ठहरी तो कहीं पुलिस वाले ने मुझे इन सब का जिम्मेदार ना समझ लें। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मेरी ननद कहाँ पर जा सकती है। उसका तो इसके अलावा और कोई ठिकाना ही नहीं था। यकीनन वह वहीं गई होगी जहाँ पर उसने मेरी बेटी को रखा होगा, क्योंकि चूंकि मैं उस कोठे पर फोन करके मालूम कर चुकी थी जहाँ पर मैं उसे छोड़ने गई थी, वहां पर मेरी बेटी नहीं थी। और जब मैंने उनसे पूछा कि ये लड़की आपके कब्जे से कैसे आजाद हो गई, तो उन्होंने मुझे हैरत अंगेज बात बताई। कहने लगे कि हमने तो उसे कमरे में बंद कर दिया था और बाहर से दरवाजे को ताला लगा दिया था, मगर फिर जब 10 मिनट के बाद दरवाजा खोला तो कमरा खाली था और खिड़की खुली हुई थी। तुम्हारी तो ननद बहुत ही तेज है, खिड़की से लटक कर नीचे सड़क पर पहुंच गई और फिर फरार होकर घर आ गई होगी। मैं यह सब अपने पति को नहीं बता सकती थी और न ही उस पर इल्जाम लगा सकती थी, क्योंकि फिर इसके बाद मेरा भी सच सामने आ जाता। और जितना प्यार मेरे पति अपनी बहन से करता था, कुछ मालूम नहीं था कि वो मुझे तलाक ही दे देता। अब वो भी घर पर नहीं थी, जाने कहाँ चली गई। अगर वो घर पर होती तो मैं उसके पैरों में पड़ जाती, उससे माफी मांगती कि मुझे माफ कर दे, मगर मेरी बेटी का पता मुझे दे दे। लेकिन उसकी गैर मौजूदगी भी अब हमें परेशानी में डाल रही थी। मुझे किसी पल सुकून नहीं था। एक तो बार बार मेरा जमीर ही मुझसे कह रहा था कि अगर मैं मंजरी के साथ बुरा ना करती तो मेरी बेटी के साथ भी बुरा ना होता। तो दूसरी तरफ मंजरी का भी कुछ अता पता नहीं मिल रहा था। उसका पता चल जाता तो उससे मेरी बेटी का पता निकलवाना बहुत आसान हो जाता, मगर वो तो जैसे गधे के सिर से सींग की तरह गायब ही हो चुकी थी। कुछ दिनों के बाद मैंने अपने पति को भी हार मानते हुए देख लिया। कहने लगा शायद हमने उन दोनों को कहीं खो दिया है, अब हमें सब्र कर लेना चाहिए। मगर एक माँ होने के नाते मैं कैसे सब्र कर सकती थी, वो भी तो एक बाप थे।
इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते थे। कुछ दिनों के बाद मुझे अपनी बेटी की तस्वीरें व्हाट्सएप पर मिली। वो किसी कोठी पर की लग रही थी। जैसे ही मैंने वो तस्वीरें देखी तो चीख कर अपने पति को बुलाया। उसी वक्त वहां से वो तस्वीरें डिलीट कर दी गई। मुझे उम्मीद थी कि ये मेरी ननद की तरफ से ही भेजी गई है। मैंने अपने पति को कहा कि अभी अभी मुझे किसी ने हमारी बेटी की तस्वीरें भेजी थी। वो सख्त मुसीबत में है, उसे बचा लें। मगर मेरे पास उन्हें दिखाने का कोई सबूत नहीं था। उन्होंने इसे मेरा वहम करार दिया और कहा कि तुम जितनी जल्दी हो सके इसे हकीकत मान लो कि अब हम कभी अपनी बेटी को नहीं देख सकते। न जाने किस हाल में होगी, लेकिन जहाँ पर भी हो वो खुश रहे। मैं अपने पति पर चीख पड़ी कि आप कैसे बाप हैं जिनको अपनी बेटी का एहसास ही नहीं है। आपकी बेटी खो गई है और आप इतनी आराम से यह बात कर रहे हैं। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे को किसी ने खटखटाया। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, मेरी ननद को देखकर हम दोनों ही शॉक्ड रह गए। मेरे पति ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और पूछने लगे कि वो ठीक है या नहीं, और ये भी पूछा कि वो कहाँ चली गई थी। उसने एक जख्मी नजर मुझ पर डाली और कहने लगी मुझे माफ कर दे, मैं बगैर बताए घर से चली गई थी। मगर मैंने भाभी को बताया तो था कि उन्होंने आपको नहीं बताया। मैं उसकी बात पर चौंक गई कि वो ये क्या कह रही है। यकीनन वह मुझे फंसाने के लिए ये सब कह रही थी। मेरे पति ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कहा कि ये क्या कह रही हो। अगर तुम्हें पता था कि ये अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने गई है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। मैं उन्हें क्या बताती। मुझे तो खुद नहीं मालूम था कि मैं किस मुसीबत में फंस चुकी हूँ। मुझसे ज्यादा होशियार तो मेरी ननद थी, जिसने ऐसा खेल खेला था कि मैं खुद ही चकरा कर रह गई थी। वो तो वापस आ गई थी। मेरी बेटी कहाँ थी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दी और कहा कि मुझे माफ कर दो। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ। सिर्फ मुझे इतना बता दो कि मेरी बेटी कहाँ है। वो हंसते हुए कहने लगी कि आपको तस्वीरें भेजी तो थी, आपने देखी नहीं। वो वहीं पर है जहाँ पर आपने मुझे भेजने की कोशिश की थी। आपके ख्याल में तो बहुत अच्छी जगह थी जहाँ पर मैं आराम और सुकून से रह सकती थी। तो मेरा भी आपकी बेटी के बारे में यही ख्याल है कि वो वहाँ सुकून से सारी जिंदगी रानी बनकर ऐश करेगी। मैं रोने लगी कि वो तो मासूम सी बच्ची है, तुम्हारे उससे क्या दुश्मनी। तो वो गुर्राते हुए कहने लगी मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, मैं भी तो मासूम ही थी। और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरे साथ घटिया साजिश रचाई। मैंने तो तुम्हें हमेशा अपने दोस्त और भाभी समझा था, इसीलिए तुम्हें ब्याह कर अपने घर ले आई। मगर मैं जानती थी कि तुम आस्तीन का सांप निकलोगी और मुझे ये रास्ते से साफ करोगी। तुमने सोचा था कि अगर मैं इस घर से चले जाऊंगी तो तुम हमेशा के लिए घर और जायदाद की अकेली मालकिन बन जाओगी। मगर मेरा क्या होता उस कोठे पर, मेरी बाकी की जिंदगी कैसे गुजरती। क्या तुमने एक बार भी सोचा था। नहीं सोचा होगा, इसलिए मैं भी अब तुम्हारी बेटी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी। मैंने रोते हुए कहा कि वो तो तुम्हारी भतीजी है, कुछ तो ख्याल करो, मेरे गुनाहों की सजा उसको तो मत दो। वो भी नहीं मिसर हिलाते हुए कहने लगी कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारी किसी बात में नहीं आऊंगी। वो मेरी भतीजी नहीं, सिर्फ तुम्हारी बेटी है। कल को तुम्हारी तरह ही निकलेगी तो अच्छा नहीं है कि वो तुमसे दूर कर दी जाए। माँ के किए की सजा उसे बच्चे को आगे ही आती है और भुगतनी पड़ती है। तो अब तुम्हारी सारी गलतियों और साजिशों की सजा वो भुगतेगी। अगर तुम्हें उसे देखना है तो देख लो। उसने अपने मोबाइल पर कुछ तस्वीरें मेरे आगे की तो मेरा कलेजा ही कट गया। उन तस्वीरों में मैं अपनी बेटी को रोते हुए देख सकती थी। कुछ लोग उसे नाचने पर मजबूर कर रहे थे और रोते हुए उनके आगे हाथ जोड़ रही थी। यह सब देखकर मेरा दिल रोने लगा। मैंने कहा तुम्हारा कैसा पत्थर दिल है, तुम्हें ये मंजर देखकर तरस नहीं आ रहा। देखो तो मेरी बेटी किस कदर मजबूर है। तो कहने लगी कि यही मंजर मेरे साथ दोहराया जाता तब तो तुम बहुत खुश होती। क्या तुमने सोचा था कि मेरे साथ भी यह सब होगा तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी। तुम पर आई है तो तुम्हें अपनी बेटी की फिक्र हो रही है, उस पर गुजरने वाली तकलीफों का एहसास हो रहा है। लेकिन मेरी दफा तुम्हें यह सब ख्याल नहीं आया कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, किसी की इज्जत हूँ। मेरे अंदर भी जज्बात और एहसास हैं। मैं कोई मोम की गुड़िया तो नहीं, इसे एक जगह से निकालकर दूसरी जगह भेज दिया जाए। जीती जागती इंसान थी जिससे तुमने नफरत की इंतहा कर दी। तुम शायद भूल गई थी कि मैं वही थी जो तुम्हें इस घर में लेकर आई थी। मैं ही थी जिसे तुम्हें अपने भाई की जिंदगी में जगह दी और खुले दिल से कबूल किया। उसके साथ तुम्हारी शादी करवाई और तुम्हें भाभी बनाकर इस घर में लाई। मैंने तुम्हें हमेशा माँ के बराबर ही समझा था। मगर ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं था कि तुम अंदर ही अंदर मेरी जड़ें काट रही हो। मैं विधवा होकर आ गई तो मैं तुम्हारी आंखों में खटकने लग गई। हालांकि शायद तुम यह बात नहीं जानती कि
यह घर मम्मी ने मेरे नाम कर दिया था क्योंकि यह घर मेरी माँ को उनकी माँ से तोहफे में मिला था जब वो पैदा हुई थी, और इसी रिवायत को रखते हुए जब मैं पैदा हुई तो मेरी माँ ने इस घर को मेरे नाम पर कर दिया। अब तुम बताओ कि इस घर की असल मालकिन कौन है? मैं चाहूँ तो अभी तो तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूं और तुम्हारी सारी असलियत अपने भाई के सामने बयान कर दूं। वो तो 1 मिनट भी नहीं लगाएगा और तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर देगा। उसकी सारी बातें बिल्कुल ठीक थी, और जब मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था, अपनी बेटी को इस हालत में देखकर जिस तरह मैं तड़प रही थी और मेरी बेटी जिस तरह रो रही थी, जाहिर है अगर इसकी जगह मंजरी होती तो वो भी इन्हीं हालात से गुजरती। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने उसके साथ कितना गलत करने की कोशिश की। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वह बच गई। मुझे कहने लगी कि मुझे तुम पर पहले ही शक हो गया था कि विधवा हो गई हो तो मुझे इस घर में तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, और जल्द से जल्द मुझे यहाँ से निकालने की कोई ना कोई साजिश जरूर करोगी, क्योंकि मुझे अब रवैयों को पढ़ना आ गया है। लेकिन यह वाकई में मेरे दिमाग में नहीं था कि तुम इतनी घटिया साजिश करोगे कि मुझे किसी कोठे पर ही दे आओगी। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी, इसीलिए जब तुम दूध का गिलास लेकर मेरे कमरे में आई तो तुम्हारे सामने तो मैंने वो पी लिया, मगर मैंने अपने हलक से नीचे नहीं उतारा, मुंह में ही रखा, और जैसे ही तुम कमरे से बाहर गई तो मैंने फौरन वो थूक दिया। तुम मुझे कोठे पर छोड़कर चली गई तो मैंने उन लोगों में से एक को पैसों का लालच दिया और उसने खिड़की खोलकर मुझे फरार होने में मदद की, और मैं फौरन घर वापस आ गई। मैं चाहती थी कि तुम्हें सबक सिखाऊं ताकि तुम्हें तुम्हारी गलतियों का एहसास हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी बेटी को इसी वक्त उठाया और स्टोर रूम में ले जाकर लिटा दिया, और तुम्हें लगा शायद मैं उसे कहीं और भेज चुकी हूँ। फिर अगले रोज सुबह मैं भी उसके साथ यहाँ से चली गई, क्योंकि जिस जगह पर वह मौजूद थी मेरा भी उसके साथ रहना बहुत जरूरी था। मैंने ही उसे ये सब करने को कहा था कि एक ड्रामे में इसे हिस्सा लेना है और उसके लिए ये रोल अदा करना है, जरूरी है। ओ मासूम मेरी बातों में आकर वैसा ही कर रही थी। मैंने यह सब सिर्फ तुम्हें एहसास दिलाने के लिए किया था कि अगर ये सब मेरे साथ होता तब भी गलत ही होता। जब खुद पर बीतती है तब इंसान को अगले की तकलीफों का अंदाजा होता है। मेरा मकसद तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचाने का नहीं था, और न ही मैंने ऐसा किया। उसी वक्त दरवाजे को किसी ने खटखटाया तो कहने लगी, जाओ जाकर दरवाजा खोलो, तुम्हारी बेटी वापस आ गई है। मैं भागती हुई दरवाजे पर गई तो वाकई मेरी बेटी ही मौजूद थी। मैंने उसे गले लगा लिया और ऊंची आवाज से रोने लगी, तो अपनी बुआ की तारीफ करते हुए कहने लगी कि उन्होंने मुझे इतने दिन बहुत एंजॉय करवाया, मैं उन्हीं के साथ सोया करूंगी। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। मैं वापस उसके कमरे में आई और उससे हाथ जोड़कर माफी मांगी। यह मंजरी का बड़ापन था, न कि उसने सिर्फ मुझे माफ कर दिया बल्कि इस सारी बातों को मेरे पति से भी छुपा लिया। अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।